नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। ठीक है, एज प्रॉमिस बिफोर, जैसा कि हमने पहले वादा किया था आपसे, उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी कमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो इस तरह से होगा कि आपको कहने के लिए तो सेट में 15 क्वेश्चन है, लेकिन इन 15 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको हम 30-35 क्वेश्चंस के आंसर भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ठीक है, भारतीय संविधान में क्या कह रहा है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। 326 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 326 ये कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो और वह संसद या संविधान द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप मताधिकार की योग्यता रखता हो, और वह योग्यता क्या है कि वह उसे देश निकाला न दिया गया हो, या उसे कह सकते हैं कि उसको अनिवास न दिया गया हो, या वो चित्त विकृत न हो, वह कोई फ्रॉड का दोषी नहीं हो, तो ऐसे में वह व्यक्ति क्या हो सकता है? मतदान का उसको अधिकार हो सकता है। यानी वह वयस्क मताधिकार का जो हमारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है उसमें वो भाग ले सकता है। हाँ, मतदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम अवश्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको यही बता दें कि 18 वर्ष जो आज आयु है यह पहले 21 वर्ष थी। संविधान संशोधन के माध्यम से राजीव गांधी के समय में यह अमेंडमेंट हुआ था और उसके माध्यम से जो है मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। लेकिन यानी अब वयस्क मताधिकार जो हमारा जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है उसकी आयु 21 से कितनी है? 18 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कह रहा है? विधायी अधिकार यानी लेजिस्लेटिव पावर। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 456, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 328। ये थोड़ा सा इन्होंने गलत किया है यहाँ पर। ये बेसिकली ये विकल्प आपका सी है और ये विकल्प डी है। ठीक है, तो ऐसे होगा ये, और इसमें आंसर हो जाएगा विकल्प सी यानी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या है इसमें देखते हैं। आपका अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के 1 का खा यह क्या कहता है? इसको जानने से पहले आप समझिए अनुच्छेद 356 क्या कहता है। अनुच्छेद 356 यह कहता है कि अगर किसी राज्य की शासन व्यवस्था या वहां शासन का संचालन संविधान द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुरूप शासित नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, तो ऐसे में यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो कि ऐसा नहीं हो रहा, यानी संविधान के प्रावधानों के अनुसार वहां का शासन संचालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस राज्य के राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्यपाल शासन कह सकते हैं, उसको आप राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, इसको राज्यों का आपात भी कह सकते हैं, की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, अब जो ये उद्घोषणा हुई, इस उद्घोषणा के माध्यम से राज्य के समस्त कार्यपालकीय अधिकार राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं और विधायकीय अधिकार जो आप देख रहे हैं ये किसके पास आ जाते हैं? संसद के पास आ जाते हैं। ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं ये व्यवस्था अनुच्छेद
356 में की गई है। और किस में की गई है? ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये अनुच्छेद 356 के एक खा के द्वारा व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 356 के का एक खा यह कहता है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं। और यह विधायी अधिकार संसद के पास आ जाने के कारण, यानी अनुच्छेद 356 एक खा के आधार पर ही जम्मू कश्मीर में भी जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया, ठीक है, उसमें उसका ये जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया वह भी इसी आधार पर हटाया गया, क्योंकि वहां की विधानसभा उस समय क्या थी? निलंबित थी। जाहिर सी बात वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और राष्ट्रपति शासन के आधार पर ही, क्योंकि राष्ट्रपति शासन में अनुच्छेद 356 यानी अनुच्छेद 356 एक खा यह कहता है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो ऐसे में उस राज्य के जो विधायी अधिकार हैं वह संसद के पास आ जाते हैं। इसी का उपयोग करके आपके जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 350, दूसरा है 356, तीसरा है 256 और अगला है 360। वित्तीय आपातकाल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अनुच्छेद होगा इसमें 360। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360। आप जानते हैं आपके संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। एक है आपका राष्ट्रीय आपात, हम आप जानते हैं, एक है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, ये किसके माध्यम से है? अनुच्छेद 352 के माध्यम से। अभी एक मैंने आपको इससे पहले बताया जिसको हम आप कहते हैं राज्यों का आपात या राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन, ठीक है, या संवैधानिक आपात, वो किस में है? अनुच्छेद 356 में है। लेकिन तीसरा है जिसको हम कहते हैं वित्तीय आपात, ठीक है, और ये वित्तीय आपात जो है वो किस में है? अनुच्छेद 360 में है, अनुच्छेद 360 में है। अब इस वित्तीय आपात में अनुच्छेद 360 में क्या व्यवस्था की गई है इसको जरा आप लोग समझिए। देखिए, आपका जो ये अनुच्छेद 360 है ये कहता है कि अगर राज्य के किसी हिस्से में या पूरे भारत में किसी भी प्रकार की आर्थिक विसंगति इस प्रकार से हो गई है कि अब राज्य या वह कह सकते हैं भूभाग आर्थिक संकट में आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में यानी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत का कोई एक भाग या संपूर्ण भारत में इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि वित्तीय संकट जो है वो गहरा सकता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। यहां आपको याद रखिए कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तित होने के 2 माह के अंदर ही संसद के द्वारा उसका अनुमोदन आवश्यक है, एक बात। दूसरा, जब एक बार वित्तीय आपातकाल लग गया तो जब तक यह वापस नहीं लिया जाता है तब तक यह लगा रह सकता है, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है कि जितने भी प्रकार के संवैधानिक पद हैं, ऐसे वेतन भत्ते भी जो संचित निधि से दिए जाते हैं या राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं या किसी प्रकार से दिए जाते हैं, उन सभी वेतन भत्तों को स्थगित किया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है या उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। यहां याद रखिएगा, राष्ट्रपति के मामले में यह लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि राष्ट्रपति को वेतन नहीं बल्कि उपलब्धियां प्रदान की जाती हैं, इसलिए राष्ट्रपति को इससे अलग रखा गया है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रश्न के अनुसार कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है? अनुच्छेद 352,
अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 382। इसमें आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 368। क्या हो जाएगा इसमें? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 368। क्या कहता है आपका अनुच्छेद 368? दरअसल अनुच्छेद 368 जो है वो संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 के माध्यम से यहां ये ध्यान देने की जरूरत है आपको कि यह संशोधन का जो अधिकार है वह संसद के पास है। संसद ही जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। अब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके तहत यह आपको जानना होगा कि संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह संशोधन क्या हो जाता है? वह संशोधन जो है वो स्वीकार हो जाता है। और यहां यह भी याद रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं अगर वे दोनों सदनों द्वारा पारित हो गए हैं तो उन पर राष्ट्रपति को अनुमति देना ही देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद 368। इसके माध्यम से संविधान संशोधन का अधिकार है। किसको अधिकार है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और यह अधिकार किसको है? संसद को यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर नहीं पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 और अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत अनुच्छेद 136। एक बार फिर से पढ़िएगा। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति अनुच्छेद 124, तदर्थ यानी एडहॉक जजेस, ठीक है, की नियुक्ति अनुच्छेद 127, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, ठीक है, अभिलेख न्यायालय आप लोग समझते होंगे कि न्यायालय की अवमानना की शक्ति, यानी अगर कोई अवमानना करता है तो उसको दंडित करने की शक्ति, और स्वयं न्यायपालिका का जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये सब किस में आता है? अभिलेख न्यायालय का में आता है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत अनुच्छेद 136। एक्चुअली में इसमें गलत क्या है? अनुच्छेद 124। कार्यकारी जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं ये अनुच्छेद 124 में ना होकर के ये अनुच्छेद 126 में है। ठीक है, इसमें है अनुच्छेद 126 में है। आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी है की बात भी है और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात भी है। ठीक है, तो जो आपका अनुच्छेद 126 है ये क्या कहता है बेटा? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात करता है, जबकि जो आपका अनुच्छेद 124 है उसका ये विकल्प यहां पर ये गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर अनुच्छेद 126 हो जाएगा। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद इधर दिए गए हैं और इधर विशेष प्रावधान या विशेष दर्जा प्राप्त राज्य। 371C अरुणाचल प्रदेश, 371D आंध्र प्रदेश, 371G मिजोरम और 371 गोवा। आंसर यहां पर हो जाएगा एक्चुअल में 371C जो है में मणिपुर आता है। 371C में क्या आता है? मणिपुर आता है, इसलिए इसमें ये वाला ऑप्शन यानी ये ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी सही सुमेलित क्या नहीं है इसमें? 371C में क्या आता है? मणिपुर आता है। ठीक है, मणिपुर आता है, जबकि इसमें क्या दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? देखिए देख लीजिए, इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार रिपीट भी किया गया है। ये 371C में क्या है? मणिपुर है, 371D में आंध्र प्रदेश है, 371G में मिजोरम है और 371 में गोवा है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
भारत का संविधान और विषय, भारत का संविधान और विषय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहां पर भी नहीं पर बहुत ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत का संविधान और इधर विषय दिया गया है। भाग 2 नागरिकता सही है एकदम। भाग 3 मौलिक अधिकार सही है एकदम। भाग 4 राज्य के नीतियशक तत्व, ठीक है, ये भी सही है। भाग 5 मौलिक कर्तव्य ना, ये गलत है। मौलिक कर्तव्यों की बात आप जानते हैं 4A में की गई है, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि 51 मौलिक कर्तव्यों की बात कहां की गई है? अनुच्छेद 51A में की गई है। 51A में यानी 51 का में की गई है। आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था 1976 में, उस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? संविधान के भाग 4 में भाग 4 का जोड़ा गया और उसके माध्यम से आर्टिकल 51 में 51A जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई, ठीक है। अब वर्तमान में फिर उसमें 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं, ठीक है, जबकि अभी ये कह सकते हैं कि और बढ़ा दिया गया। तो 51A जोड़ा गया था और वो किसके माध्यम से था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से था और किसमें था? भाग 5 में दिया गया है, जबकि वो किसमें था? भाग 4 में ही क्या जोड़ दिया गया था? भाग 4A जोड़ दिया गया था। तो इसमें फिर से एक बार देखिएगा, इसको आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य, यानी यही सही सुमेलित नहीं है। ये सही सुमेलित नहीं है, होगा क्या? यहां थोड़ा जान लीजिए आप लोग। जो ये मौलिक कर्तव्य हैं, इन मौलिक कर्तव्यों को कहां की गई? भाग 4 में ही भाग 4A यानी भाग 4 का जोड़ा गया और इसके माध्यम से अनुच्छेद 51A यानी 51 का जोड़ा गया, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? अवशिष्ट शक्तियां, आप जानते हैं व्यवस्था क्या बनाई गई है? शासन संचालन के लिए एक बनाया केंद्र राज्य संबंधों में एक बनाई गई है केंद्र सूची, जिस पर पूरा अधिकार किसको है? केंद्र को है। दूसरे बनाया गया है राज्य सूची, ठीक है, और राज्य सूची पर पूरा अधिकार किसको है? राज्य को है। इसके पहले के सेट पे हमने बताया था कि हां, अगर कहीं आपातकाल की उद्घोषणा है तो राज्य सूची के विषय पर अधिकार केंद्र को हो सकता है, वो भी अस्थायी अधिकार है। तीसरा बताया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर अधिकार किसको है? केंद्र को भी है और साथ में केंद्र को भी है और राज्य को भी है। लेकिन ऐसा कोई भी विषय, ठीक है, ऐसा कोई भी विषय जो इन तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है उसको हम अवशिष्ट विषय कह सकते हैं और उस पर कानून बनाने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। इस अवशिष्ट शक्ति पर या अवशिष्ट विषय पर, ठीक है, क्या? अवशिष्ट विषय पर अवशिष्ट शक्ति, यानी इन पर इस ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? केंद्र को हो जाता है, ठीक है, इसको हो जाता है, केंद्र को हो जाता है। तो यहां कह रहा है राज्यों को, केंद्र को, केंद्र तथा राज्य दोनों को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा उत्तर? केंद्र को हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये भाग है 11वीं सूची का। महिला एवं बाल विकास, ये भी भाग है। जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, ठीक है, और मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। और अगला है तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, यह भी है, ठीक है। तो भाग नहीं है को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए इसमें? सी। वास्तव में यह जो है आपका अनुसूची 12 का भाग है,
मेरे हिसाब से ये अनुसूची 12 का भाग है। यहां थोड़ा जानिएगा आप लोग, संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया। कौन सा? 73वां और 74वां संशोधन किया गया, और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकाय और 12वीं अनुसूची के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकाय की व्यवस्था की गई। ठीक है, और इन दोनों सूचियों में विषयों का बंटवारा किया गया। तो वास्तव में जो ये जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, यह नगरीय स्थानीय निकाय की व्यवस्था करने वाली अनुसूची 12 का भाग, इसका अनुसूची 12 का भाग है, यानी ये अनुसूची 11 में नहीं आता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसको है? ठीक है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा और राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा राज्यसभा। किसको हो जाएगा? राज्यसभा। याद रखिएगा, इससे पहले के सेट में हमने इसको बताया है कि राज्य सूची के किसी विषय पर, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। लेकिन अगर राज्यसभा को, या अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास करे कि राज्य सूची का यह विषय राष्ट्रीय हित के महत्व का है, तो ऐसे विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और अगर वह इस आधार पर यह घोषणा करे कि राज्य सूची का जो यह विषय है यह राष्ट्रीय हित का है, और ऐसे में राष्ट्रीय हित का विषय होने के कारण इस पर अधिकार संसद को होना चाहिए, या राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो उसे ऐसा भी हो सकता है कि उसको केंद्र सूची में शामिल किया जा सकता है। यह अधिकार किसको है? फिलहाल राज्यसभा को है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची में परिभाषित विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची में परिभाषित विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकता है? राज्य विधानमंडल, संसद, दोनों, यानी विधानमंडल और संसद दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सीधे हो जाएगा इसका दोनों। अभी हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक है केंद्र सूची, जिस पर अधिकार किसको है? केंद्र को है। एक है राज्य सूची, जिस पर अधिकार किसको है? राज्यों को है। लेकिन एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को भी है, यानी संसद को भी है, और राज्यों की विधायिकाओं को भी है। ठीक है, और लेकिन यह भी साथ में जान लीजिएगा कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा भी विषय आ सकता है या कानून आ सकता है जहां पर दोनों के कानूनों में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे मामलों में यदि किसी विषय में केंद्रीय कानून और राज्य के कानून दोनों आपस में टकराने लगें, तो यहां पर केंद्रीय कानून ही प्रभावी माना जाएगा, यानी केंद्रीय नियम को ही प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। ठीक, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? ग्राम पंचायतों से, राष्ट्रपति से, नगर पालिकाओं से, प्रधानमंत्री से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि 11वीं अनुसूची के माध्यम से, 11वीं अनुसूची के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकाय और 12वीं अनुसूची के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकाय की व्यवस्थाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो 12वीं सूची में, एक मिनट, 2 पार्ट में कर दीजिएगा। कोई आया है तो वो बात करने के लिए, बायोलॉजी के लिए आप बुलाए थे किसी को? कोई बात नहीं, बस 2 मिनट रुकिएगा जी। ठीक है, तो सॉरी, संविधान की 12वीं सूची किसके कार्यों से संबंधित है? ग्राम पंचायतों से, राष्ट्रपति से, नगर पालिकाओं से और प्रधानमंत्री से। ठीक है, तो यहां पर सीधे इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं से। किससे? नगर पालिकाओं से। मैंने क्या बताया अभी आपको कि 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय निकाय, जबकि 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकाय या नगरीय स्थानीय निकाय संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो
संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित हो गई? नगर पालिकाओं से संबंधित हो गई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों, महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? 106वां, 128वां, 73वां या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? अभी आप जानते हैं मोदी सरकार ने 106 यानी 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। यह अधिनियम यह अधिनियम जो है 2023 में, ठीक है, पास किया गया और संविधान संशोधन की श्रृंखला में जितने संविधान संशोधन अब तक हुए हैं उनमें यह जो है 128वां संविधान संशोधन था। लेकिन इस सीरीज में कौन सा था? ये 106, ठीक है, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये, ठीक। और इसको क्या नाम दिया गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? यहां एक याद रखिएगा आप लोग, विकल्प कह रहा है 13वां संशोधन, 24वां संशोधन, 39वां संशोधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमने इससे पहले के 2-3 सेट पहले जाएंगे तो गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, इनको डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि गोलकनाथ केस में क्या था। गोलकनाथ केस हमने वहां पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 24वां संशोधन। क्या हो जाएगा? 24वां संशोधन। वहां डिटेल में बताया था कि गोलकनाथ केस था क्या, बेरुबारी केस था क्या, या केशवानंद भारती केस क्या था, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 25वां, 26वां, 27वां, इनमें से कोई नहीं। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार, इसको, ये जो विशेषाधिकार है इसको प्रिवी पर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स, ठीक है। ये प्रिवी पर्स व्यवस्था क्या थी, थोड़ा सा जान लीजिएगा आप लोग प्रिवी पर्स व्यवस्था को। दरअसल जो राजा महाराजा थे या देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे, आप उनको जानते हैं, इन देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को एक लाभ दिया जाता था, ठीक है। और उस लाभ के तहत एक तरह से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनको विभिन्न प्रकार से जो है भत्ते दिए जाते थे। और ये भत्ते जो है उनके, ये जो भत्ता था ये भारत की आज़ादी के बाद पूर्ववर्ती रियासतों को दिया जाता था और ये भत्ता उनको उनकी विभिन्न सुख सुविधाओं से संबंधित था। 1971 में एक संशोधन किया गया और वो कौन सा था? 26वां संशोधन था। कौन सा था? 26वां संशोधन था। इस संशोधन के माध्यम से इस व्यवस्था को इंदिरा गांधी सरकार ने समाप्त कर दिया। यह बहुत प्रिवी पर्स का जो व्यवस्था थी, ये बड़ी पॉपुलर व्यवस्था थी, कह सकते हैं अच्छी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इसके तहत इन राजाओं को या इन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को या उत्तराधिकारियों को काफी फायदा पहुंचता था। इसके तहत इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा इनको अपना विमान या हेलीकॉप्टर भी ये रख सकते थे, ठीक है, और कई अन्य इनको सुविधाएं भी मिलती थी। लेकिन ये अधिकार समाप्त होने के बाद ये सारी सुविधाएं इनको बंद कर दी गई, ठीक है। तो कुल ये 15 क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अगला सेट, ठीक है, जिसको हम मोस्टली थिंकर्स से या
जो आपकी थियरी है उससे संबंधित हम रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।